वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। सो गाइस, आज हम सीपीए ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है IAS 12 इनकम टैक्स। सो देखिए, ये जो लेक्चर है बिल्कुल स्पेशली सीपीए ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे सीपीए ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट जो हमसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं और कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी लेते हैं, क्योंकि इंडिया में सीपीए ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा किसी और भी इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं प्रोवाइड की जाती। सो अगर आप सीपीए ऑस्ट्रेलिया की लाइव ऑनलाइन क्लासेस को लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में गाइस मैं आपको IAS 12 किस तरीके से, अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय आप टैक्सेशन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो क्योंकि सभी जानते हैं कि आज जो है वर्ल्ड बेसिकली बाइलिंगुअल वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग है। अगर हम बात करें तो एक होती है US गैप और एक होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो जो US कंपनीज के अलावा कंपनीज हैं उनके द्वारा IFRS को फॉलो किया जाता है। जैसे अगर इंडिया है तो इंडिया भी अपने इंड एस को फॉलो करता है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन गैप भी होते हैं, जिसमें कि IAS 12 इस बात को गवर्न करता है कि आपको इनकम टैक्स की अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। तो इसको आप एक डेमो लेक्चर के रूप में भी ले सकते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो हमसे लाइव क्लासेस लेते हैं वो सभी स्टूडेंट भी स्पेशली इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बोलते हैं कि सर इसका एक प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया हुआ है वो हमें बिल्कुल दे दीजिए। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसको आज यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाए, ताकि ऐसे बहुत सारे से स्टूडेंट जो कि सीपीए ऑस्ट्रेलिया में इस IAS 12 में डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और तो अगर आपको सीपीए ऑस्ट्रेलिया की क्लासेस लेना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन को समझते हैं कि आपको जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है उसमें पढ़ना क्या क्या है, IAS 12 की अकाउंटिंग में पढ़ना क्या क्या है, उसको हम यहाँ पर अभी समझने वाले हैं। चलिए सो सीधे हम आते हैं करिकुलम की ओर। सो इसकी पूरी समरी आपको दी हुई है। मैं थोड़ा सा इसका साइज भी बढ़ा देता हूं कि देखिए IAS 12 यह वैसे आपको पूरी समरी बना के दी है। हम लोग BPP के स्टडी मटेरियल से भी कवर करते हैं और एज वेल एज हमारे सेल्फ मेड नोट्स भी होते हैं सीपीए ऑस्ट्रेलिया के करिकुलम के लिए। सो आज मैं आपको सीधे हमारे नोट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि IAS 12 को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं, उसमें टैक्सेशन की अकाउंटिंग कैसे करें। सो गाइस, सबसे पहले तो हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्ट को भी समझने जा रहे हैं। सो इंटरनेशनली इस स्टैंडर्ड को IAS 12 के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। और US गैप में इसको जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 706 और इंडिया में इसको इंड एस 12 के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं ऑस्ट्रेलियन सीपीए के कॉन्टेक्स्ट में जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम समझते हैं कि सर इनकम टैक्स की अकाउंटिंग इस IAS 12 का पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको हम यहां पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर हम IAS 12 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके थोड़े से ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कि देखिए IAS 12 जो है वो बेसिकली बात करता है कि आपको किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय आपको इनकम टैक्स की रिकॉग्निशन कैसे करनी है। सो इनकम टैक्स इंप्लीमेंटेड सो कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट मेथड। तो IAS 12 जो है वो इस बात के ऊपर फोकस करता है कि आपको अगर इनकम टैक्स की अकाउंटिंग करनी है सो उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट मेथड को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, जब अब एक बैलेंस शीट मेथड, अभी आपको देखिए जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीपीए के एग्जाम में, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये ग्रीन करने का पर्पस ही यही है कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है कि जो टैक्स की लायबिलिटी होती है वो किस अप्रोच को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप IAS 12 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो
तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? बैलेंस शीट अप्रोच होनी चाहिए। अब सर ये बैलेंस शीट अप्रोच क्या होती है, इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है तो आप बहुत ही आराम से और ठंडे दिमाग से समझना इसको। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर पड़ता है ये, तो हम इसको पूरा ईजी वे में क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले ओवरव्यू में एक लाइन लिखिए, विच रिकॉग्नाइज बोथ करंट टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इवन द फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस। मतलब अगर आपको इनकम टैक्स की अकाउंटिंग करनी है तो ना केवल आपको जो करंट टैक्स, जो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपकी टैक्स लायबिलिटी आ सकती है या जो आपकी टैक्स की रिफंड निकल सकता, उसकी अकाउंटिंग अकेले नहीं करना है। आपको फ्यूचर में कितना टैक्स भरना पड़ सकता है उसकी अकाउंटिंग भी एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 12 के अकॉर्डिंग करनी होगी। देखिए वर्ल्ड जो है ना वो बाइलिंगुअल वर्ल्ड है। एक तरफ अकाउंटिंग होती है IFRS के बेसिस पर, जिसकी की सेटिंग बॉडी है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और एक होती है US गैप। US गैप में IFRS नहीं चलते हैं, US में चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन। तो मैं आपको बीच बीच में IAS और US गैप के बीच में डिफरेंसेस बताते रहूँगा। उसका सिंपल रीज़न क्योंकि केवल दो ही बाइलिंगुअल वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग है। तो हमने बात करी सर कि अगर हमें इनकम टैक्स की अकाउंटिंग करनी है तो हमें ना केवल करंट ईयर बल्कि फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस की भी क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जो IAS 12 का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है अकाउंटिंग ऑफ इनकम टैक्स आर रिकॉग्नाइज कि किस तरीके से आपको इनकम टैक्स की अकाउंटिंग करनी है। और इस इनकम टैक्स की अकाउंटिंग में आपको दो बातों के ऊपर फोकस करना है कि सर हमारा करंट टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी या हमारा करंट रिफंड कितना निकल सकता है। सर रिफंड किस सिचुएशन में निकलेगा? रिफंड आप उस सिचुएशन में निकलेगा अगर आपने एडवांस टैक्स पहले से भरा है। सर ये एडवांस टैक्स क्या होता है? क्या होता है कि एक असेसी देखिए साल भर इनकम को अर्न करता है, साल भर क्या कहें डेली इनकम को अर्न करते हैं, तो उस इनकम के को एस्टिमेटेड बेसिस पर आपको क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स जमा कराना होता है। और उसके बाद जब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आपका पूरा ईयर एंड हो जाता है तो आपका असेसमेंट किया जाता है और आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकलती है। तो अगर मान के चलिए फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपके द्वारा भरे गए एडवांस टैक्स से कम है तो फिर आपका क्या निकलेगा, रिफंड निकलेगा। लेकिन अगर आपके द्वारा भरा गया टैक्स जो एडवांस टैक्स है वो फाइनल टैक्स लायबिलिटी से कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट टैक्स पेबल निकलेगा। सो IAS 12 आपको करंट टैक्स के बारे में भी बताता है और एक डेफर टैक्स। अब देखिए ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए बिल्कुल नई होगी, डेफर टैक्स लायबिलिटी और डेफर टैक्स एसेट्स फॉर द फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस। तो अभी हमने इतना समझना है, अभी देखिए बहुत बड़ा लेक्चर है, अभी केवल हमने इतना समझना है कि डेफर टैक्स लायबिलिटी या डेफर टैक्स एसेट, ये टर्मिनोलॉजी भी मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। जो डेफर टैक्स लायबिलिटी और डेफर टैक्स एसेट्स है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है, इनका जो इंपैक्ट है वो फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पड़ता है। तो इसकी अकाउंटिंग हमें कैसे करनी, मतलब IAS 12 ना केवल करंट ईयर में इनकम टैक्स की अकाउंटिंग के बारे में बात करता है बल्कि आपको फ्यूचर में आपकी क्या टैक्स की लायबिलिटी हो सकती है या टैक्स का रिफंड निकल सकता है, उसके दोनों के बारे में बात करता है। तो आप ध्यान रखिए इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए मैंने यहाँ पे बोल्ड कर रखा है, ये बिल्कुल समरी नोट्स हैं। ऐसे आपको CPA ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत सारे समरी नोट्स हमारे मिलेंगे जो कि आपको आपके एग्जाम को पास करने में हेल्प करने वाले हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए असेट्स एंड लायबिलिटी अप्रोच को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको इनकम टैक्स की अकाउंटिंग करनी है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, असेट्स एंड लायबिलिटी अप्रोच होनी चाहिए। और यहां पर आपको इनकम टैक्स करंटली पेबल और डेफर टैक्स मतलब फ्यूचर के टैक्स दोनों की अकाउंटिंग करना। तो अगर हमें अकाउंटिंग को करना है तो दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो चलिए मैं एक्सेल शीट की ओर चलता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूं कि करंट टैक्स कैसे। तो मैंने यहां पे दो वर्ड यूज किए, देखिए करंट टैक्स और एक फ्यूचर का टैक्स जिसको कि हम क्या बोलने वाले हैं, डेफर टैक्स बोलने वाले हैं। तो सर करंट टैक्स क्या होता है?
करंट टैक्स हम समझें, करंट टैक्स का मतलब है कि जो आपने होल ईयर में जो आपने इनकम अर्न करी है, आपने जो भी इनकम अर्न करी है उसके ऊपर एज पर द टैक्स लॉ ऑफ द कंट्री, तो आप जिस भी कंट्री में हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे आप यूएस में हैं, चाहे आप कनाडा में हैं या इंडिया में, तो उस देश का एक टैक्सेशन बॉडी होती है। तो उस टैक्सेशन बॉडी के द्वारा बताए गए टैक्स रेट के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज दैट, अभी केवल मानकर चलना है आपको कि अगर ऑस्ट्रेलिया के टैक्स लॉ, जो ऑस्ट्रेलिया का टैक्स लॉ है, ऑस्ट्रेलियन टैक्स लॉ, तो अगर आप ऑस्ट्रेलियन के टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी साल भर में इनकम को अर्न करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग, ऑस्ट्रेलियन टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है, तो सर उसको हम क्या बोलते हैं? करंट टैक्स। मैंने क्या बोला? आपने साल भर जो भी इनकम अर्न करी, ऑस्ट्रेलियन टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट ईयर की। करंट ईयर की जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी को करंट टैक्स। तो सर ये करंट टैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? एज पर द ऑस्ट्रेलियन टैक्स लॉ। तो सर जब ऑस्ट्रेलिया के टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपको एक बात समझनी होगी कि आप बेसिकली दो प्रकार की अकाउंटिंग करते हैं। एक करते हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो बनाया जाता है ना, वो एज पर आईएएस या एज पर आईएफआरएस, या हम अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन गैप के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? ऑस्ट्रेलियन गैप के अकॉर्डिंग। आप जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे तो उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलियन गैप का नॉलेज होना चाहिए। आपने क्या किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो क्या किया? ऑस्ट्रेलियन गैप के अकॉर्डिंग बना दिया। लेकिन जो टैक्स लायबिलिटी है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा निकाले गए नेट प्रॉफिट के ऊपर नहीं बनती है। टैक्स लायबिलिटी हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनेगी? टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इस टैक्स लॉ को मैं यहां पे आने वाले समय में क्या बोलने वाला हूं? टैक्सेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टैक्स की लायबिलिटी निकालना चाहते हैं, वो भी करंट पोर्शन की, करंट ईयर की, तो उसके लिए हमें ऑस्ट्रेलिया के टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। यस, इसीलिए तो सीपीए के करिकुलम में ऑस्ट्रेलियन टैक्स को भी कंसीडर किया गया। तो आप क्या करेंगे? टैक्स की जो लायबिलिटी है वो क्या करेंगे? एज पर द टैक्स लॉ ऑफ द कंट्री बनाएंगे। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो यूएस गैप के लिए। तो दोनों के क्या होते हैं? रूल्स अलग अलग होते हैं। तो दोनों के अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से होती है। तो दोनों में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस को ही आईएएस 12 के में पूरा डिटेल से हम समझने वाले। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सर यूएस ऑस्ट्रेलियन गैप के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फाइनेंशियल किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? ऑस्ट्रेलियन गैप के अकॉर्डिंग। लेकिन जो आपका करंट टैक्स निकलेगा वो किसके अकॉर्डिंग निकलेगा? टैक्स लॉ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, हर कंट्री का ना टैक्सेशन का लॉ अलग अलग होता है, लेकिन हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए गैप एक जैसे होते हैं। तो गैप के रूल अलग हैं और टैक्स लॉ के रूल अलग हैं। तो कई बार दोनों के इनकम में क्या आ जाता है? डिफरेंसेस आ जाता है। और इस डिफरेंस के कारण ही एक डेफर टैक्स कॉन्सेप्ट अराइज होता है। और इस डेफर टैक्स को ही हमने क्या है? समझना है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सर अगर हमें हमारा करंट टैक्स निकालना है तो हमें टैक्स लॉ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग जो हमारी टैक्सेबल इनकम निकलेगी उसके ऊपर जो इनेक्टेड रेट होगा, इनेक्टेड रेट, उस इनेक्टेड रेट के ऊपर हर कंट्री में पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट में एक्ट को प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसकी अप्रूवल होती है और वो एक्ट बन जाता है। तो जो भी करंट टैक्स, जो भी रेट ऑफ टैक्स चल रहा होगा, उसको टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर निकालकर हम क्या करेंगे? करंट पोर्शन ऑफ टैक्स निकालेंगे।
लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बने सर? यूएस गैप के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। सो अगली स्लाइड को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझने पड़ेंगे। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं जो कि हमारे पूरे IAS 12 को समझने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टैक्सेबल इनकम, जो कि मैंने आपको शीट में भी बताई। तो ध्यान रखिए, टैक्सेबल इनकम इज इनकम कैलकुलेट अंडर द टैक्स कोड। तो ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी हो तो वो किसके अकॉर्डिंग निकलेगी? एज पर टैक्स कोड। तो टैक्स कोड मतलब हर कंट्री का जो टैक्स लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की गई टैक्सेबल इनकम। और उसके साथ साथ जो अकाउंटिंग इनकम होती है वो या तो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो यूएस गैप, मैंने आपको पहले ही बता दिया वर्ल्ड में दो ही तरीके से अकाउंटिंग होती है, या तो वो यूएस गैप के अकॉर्डिंग हो सकती है या IFRS के अकॉर्डिंग। तो आपने आपकी इनकम जो अकाउंटिंग इनकम है वो किसके अकॉर्डिंग बनाना है? या तो यूएस गैप के अकॉर्डिंग या IFRS। अब IFRS मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलियन कंपनी है तो आप ऑस्ट्रेलियन IFRS के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मतलब IFRS सारे वर्ल्ड में एक जैसे हैं। IFRS कुछ अलग चीज़ नहीं है। जिस तरीके से इंडिया में IFRS एप्लीकेबल है उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी IFRS एप्लीकेबल है, UK में भी वही IFRS है, पाकिस्तान में भी वही IFRS है, हर जगह IFRS सेम है। तो केवल दो अकाउंटिंग वर्ल्ड होते हैं। तो अकाउंटिंग इनकम किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी सर? एज पर दी IFRS, और टैक्सेबल इनकम एज पर दी टैक्स कोड। अब कुछ डेफिनेशन को आगे हम समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है जिसको हम पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। अब यहां मैं आपको एक अप्रोच को समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है असेट्स एंड लायबिलिटी अप्रोच। इस एसेट, ये नोट्स जो हैं सभी स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। तो इस नोट्स का जो लिंक है वो मैं यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा ताकि आप इसको थॉरली अच्छे से क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। तो क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाना है तो मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच समझाऊंगा। अब एक बात ध्यान रखिए कि हमने बात करी कि सर एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, और एक होता है हमारा टैक्सेशन का प्रॉफिट। तो दोनों में कई बार क्या आ जाते हैं? डिफरेंसेस आ जाते हैं। दोनों में क्या आ जाते हैं? डिफरेंसेस। दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आते हैं। तो इन डिफरेंसेस को अब हमने समझना है। डिफरेंसेस को हम दो कैटेगरी में बांटने वाले हैं। पहली जो कैटेगरी होगी हमारी वो बात करती है टेम्पोररी डिफरेंस के बारे में। एक होता है टेम्पोररी डिफरेंस और एक होता है परमानेंट डिफरेंस। हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेशन के प्रॉफिट में जो डिफरेंसेस आते हैं उसको एनालिसिस करना है कि सर एक टेम्परेरी डिफरेंस और एक होता है आपका परमानेंट डिफरेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल लॉजिक से समझेंगे हम। तो देखिए, टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर आपने आपकी फाइनेंशियल बुक जो बनाई है, फाइनेंशियल जो बुक्स बनाई हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाई है? एज पर ऑस्ट्रेलियन गैप बनाई है। तो ऑस्ट्रेलियन गैप क्या करता है कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, लेकिन इनकम टैक्स का जो लॉ है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो टैक्स लॉ है वो बोलता है कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है हमें नहीं पता। वो बात करता है कि इनकम आपने रिसीव्ड बेसिस पर रिकॉर्ड करना है। मैं आपको बिल्कुल लॉजिक से समझाऊंगा कि डिफरेंस आने की रीजन। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, लेकिन जो टैक्स लॉ है वो रिसिप्ट बेसिस। अब आपको अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सर अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है और रिसिप्ट बेसिस क्या होता है। तो ये रिसीव्ड बेसिस पे हम बनाने वाले हैं किसके अकॉर्डिंग? टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो सर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ। मान के चलिए आपने एक प्रॉपर्टी को किराए पे दिया, रेंट पे, और लेट से आपका जो रेंट था वो 100,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर था, $1,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर मंथ।
आपने एक प्रॉपर्टी क्या करी, रेंट पे दे दी, और उसका जो रेंट था $1000 पर मंथ था। ठीक है सर, आपने ये प्रॉपर्टी मान के चलिए ऑस्ट्रेलियन कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं हम। जनवरी 1, 2020 को आपने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को किराए पे दे दिया, तो $1000 आपको पर मंथ इनकम होने वाली है। लेकिन जो आपका टेनेंट था ना, उसने आपको एक लमसम पेमेंट कर दिया, टोटल फुल पेमेंट आपको जो किया है, मान के चलिए उसने $1000 की जगह आपको पूरे साल भर का, होल ईयर का, ध्यान रखना, होल ईयर का एक लमसम पेमेंट दे दिया। बोले मैं आपको ना $15,000 का पेमेंट कर देता हूं। अब मुझे बताइए, जब आप एज पर ऑस्ट्रेलियन गैप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ये ऑस्ट्रेलियन गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बनाए हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, यहां पर एज पर ऑस्ट्रेलियन गैप। तो मैंने ऑस्ट्रेलियन गैप के अकॉर्डिंग मेरी रेंटल इनकम कितनी दिखाई होगी, तो रेंटल इनकम मैंने $1000 के हिसाब से, $1000 इंटू 12 कितनी दिखा दी होगी, 12,000। तो ऑस्ट्रेलियन गैप ने तो क्या किया, अक्रूवल बेसिस पर आपको कितना मिला है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, आपने अर्न कितना किया है, आपने तो अर्न अक्रूवल बेसिस पर 12,000। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का टैक्स कोड है, एज पर टैक्स कोड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो क्या बोलता है कि जितना आपको मिल गया है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। तो ऑस्ट्रेलियन टैक्स कोड के अकॉर्डिंग तो आपकी इनकम क्या हो गई, 15,000 हो गई, क्योंकि जितना मिला है। तो रिसिप्ट, तो ये टैक्सेबल इनकम हो गई। मान के चलिए ये 2020 का डेटा है, ये डेटा कौन सा है, 2000। तो देखिए एज पर यूएस गैप, एज पर ऑस्ट्रेलियन गैप आपकी इनकम आ गई 12,000, एज पर आपकी टैक्सेबल कोड कितनी आ गई, 15,000। तो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग जो आपकी इनकम है, आईएएस के अकॉर्डिंग वो है 12,000, लेकिन टैक्स कोड के अकॉर्डिंग कितनी है, 15। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। अब हम समझ रहे हैं सर, टेम्परेरी डिफरेंस को समझ रहे हैं अभी। अब बताइए 2021 में जो आपका किराएदार था उसने क्या बोला आपसे कि मैंने आपको ना पिछले साल 3,000 रुपये ज़्यादा दे दिए थे, तो इस साल मैं आपको रेंट कितना पे करूंगा। एक्चुअल में वो कितना पे करेगा, एक्चुअल में वो आपको 9,000 पे करेगा। सर 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अकॉर्डिंग इनकम थी, तो 3,000 तो वो आपको पिछले साल एक्स्ट्रा पे कर चुका था। लेकिन अगर हम एज पर ऑस्ट्रेलियन गैप देखें, तो जो मेरी इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन गैप के अकॉर्डिंग मेरी इनकम होनी चाहिए कितनी, 12,000। क्योंकि पिछले साल मेरी 12,000 थी, तो इस साल भी अक्रूवल बेसिस पे 12,000। तो आप देखिए पिछले साल जो है ऑस्ट्रेलियन गैप में ज़्यादा कम थी और टैक्स कोड में ज़्यादा थी। इस साल उल्टा है, इस साल ऑस्ट्रेलियन गैप में ज़्यादा है। ध्यान देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है। तो इसका मतलब सर ऐसा डिफरेंस जो किसी एक ईयर में अराइज होता है और दूसरे ईयर में रिवर्सल हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी डिफरेंस। मतलब एक इनकम किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई है, तो टैक्स में वो नेक्स्ट ईयर में हुई है। ये 3,000 देखिए टैक्सेशन में हमने इस फाइनेंशियल बुक्स में इस साल रिकॉर्ड नहीं की, ये जो 3,000 का डिफरेंस है। हमें अगले साल 9,000 मिला, फिर भी हमने हमारी इनकम कितनी मानी, 12,000। तो फिर से समझिए टेम्परेरी डिफरेंस कब आता है, जब कोई रेवेन्यू की आइटम किसी एक पर्टिकुलर ईयर में फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है, लेकिन वही इनकम दूसरे पीरियड में टैक्स रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होती है, या एक पीरियड में टैक्स में हो गई तो अगले में किस में होने वाली है, फाइनेंशियल बुक्स में। तो कई बार इन टेम्परेरी डिफरेंस के कारण हमें टैक्सेशन का इंपैक्ट भी देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, बड़े ध्यान से समझिए, ये शुरुआती कॉन्सेप्ट है। ये लेक्चर जो है मेन बैच में 5 उसमें चलता है। तो मैंने क्या बोला सर,
फाइनेंशियल बुक्स में मैंने इनकम लास्ट ईयर 12,000 रिकॉर्ड करी, लेकिन टैक्सेशन कोड में 15,000। तो इसका मतलब मैंने फाइनेंशियल बुक्स में 3,000 से मेरी इनकम को कम रिकॉर्ड किया। तो मैंने टैक्सेबल की बुक्स में 15,000 दिखाया, फाइनेंशियल बुक्स में 12,000 दिखाया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में मुझे 9,000 मिला, तो मैंने अपनी टैक्स कोड तो क्या बोलता है कि जितना मिला उतने के ऊपर टैक्स दे दो, लेकिन फाइनेंशियल बुक्स क्या बोलती है, अक्रूवल बेसिस पे। तो देखिए इसका मतलब टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई इनकम किसी एक पीरियड में फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड है तो दूसरे पीरियड में या तो टैक्स बुक्स में रिकॉर्ड होती है। मतलब पीरियड का डिफरेंस होना चाहिए, पीरियड का, और इस पीरियड के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटर अलोकेशन। क्या बोलेंगे, इंटर अलोकेशन। सर ये तो रेवेन्यू का था, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं एक्सपेंडिचर का। इसी एग्जांपल को हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर से। मान के चलिए आपने कोई रेंट पे, यही प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली थी, तो सर आपकी खर्चा कितना माना जाएगा एज पर ऑस्ट्रेलियन गैप। सर हमारा जो खर्चा है वो एज पर ऑस्ट्रेलियन गैप कितना कंसीडर किया जाएगा, सर 1000 इंटू 12, अक्रूवल बेसिस पे 12,000, लेकिन टैक्सेशन कितना एक्सपेंडिचर अलाउ कर देगा, टैक्स कोड। सर टैक्स कोड तो मुझे $15,000 क्या करेगा, जितना पे करा। तो ये तो हो गई सर 2020 की बात। तो फिर से 2020 में डिफरेंस कितना है, लेकिन जो इस साल का डिफरेंस है, अभी देखिए टैक्स कोड में 3,000 का ज्यादा एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल रही है। टैक्स कोड में 3,000 ज्यादा से डिडक्शन मिल रही है, लेकिन 2021 में क्या होगा, आपने जो एक्स्ट्रा पे कर दिया इस साल आप कम पे करोगे। तो इस साल आप कितना पे करोगे, एक्चुअल पेड मैंने कितना किया है, यहां मैंने 9,000। तो मेरा जो ऑस्ट्रेलियन गैप है वो इस एक्सपेंडिचर को 9,000 ही रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जो टैक्स कोड है, सॉरी ऑस्ट्रेलियन गैप जो है इसको 12,000 रिकॉर्ड करेगा, लेकिन टैक्स कोड कितना करेगा। सर जो टैक्स कोड है ना वो इसको 9,000 जितना पे किया। तो देखिए पिछले साल टैक्स कोड में 3,000 से ज्यादा का डिडक्शन मिल रहा था, तो इस साल 3,000 से कम का डिडक्शन। मतलब कोई डिफरेंस जो एक ईयर में अराइज होता है और दूसरे ईयर में अगर वो रिवर्सल हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी डिफरेंस। और इस टेम्पररी डिफरेंस के कारण फ्यूचर के क्या आते हैं, फ्यूचर के इसी टेम्पररी डिफरेंस के कारण अराइज होता है डेफर्ड टैक्स इस टाइम। और डेफर्ड टैक्स में दो चीजें बनती हैं, एक बनता है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स और एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो मैं आपको यहां पर बहुत लॉजिकली समझाने वाला हूं, बहुत ही लेमन टर्मिनोलॉजी में समझाने वाला हूं कि सर डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। बड़े ध्यान से समझिए आप। अभी मैंने आपको एक ही चीज समझाई है, टेम्परेरी डिफरेंस। किसी एक पीरियड में अगर वो टैक्सेशन की बुक्स में रिकॉर्ड है तो एक खर्चा एक ईयर में टैक्सेशन की बुक्स में रिकॉर्ड है, तो हो सकता है कि अगले साल वो फाइनेंशियल ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, इस साल फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, या वाइस वर्सा। अगर इस साल फाइनेंशियल है, इस साल टैक्स में नहीं है, तो अगले साल टैक्स में। तो किसी एक पीरियड में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों बुक्स में रिकॉर्ड ना हो, अलग अलग पीरियड में जब रिकॉर्ड होती है, तो इस डिफरेंस के कारण ही जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी डिफरेंस। और ध्यान रखिए टेम्पररी डिफरेंस के कारण ही डेफर्ड टैक्स बनता है। और सर डेफर्ड टैक्स में भी दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स और एक आता है आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई, लेकिन अभी हमें आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं टेम्परेरी डिफरेंस का। मान के चलिए आपने एक एसेट्स खरीदी, एग्जाम्पल बहुत सारे होने चाहिए ताकि आप अच्छे से समझें। आपने एक एसेट्स खरीदी लेट से $10,000 की, और ऑस्ट्रेलियन गैप के अकॉर्डिंग आपको जो डेप्रिसिएशन का रेट है मान के चलिए 10%, लेकिन टैक्स कोड में डेप्रिसिएशन की रेट अलग हो सकती है।
टैक्स कोड क्या बोलता है कि आपने इस साल एसेट्स खरीदी है तो इसी साल 50% का डेप्रिसिएशन आप क्या कर लो, क्लेम कर लो। तो बताइए एज पर गैप, ये जो इस साइड मैंने गैप लिखा हुआ है, गैप का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप क्या करेगा आपको, इस साल कितना डेप्रिसिएशन देगा सर, 10,000 के ऊपर 10%, $1,000। टैक्स कोड कितना देगा सर, $5,000। ये 2020 का डेटा मैंने ले लिया। अब देखिए एक बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि 2020 में आपने टैक्सेशन की बुक में $5,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल बुक्स में 1000, तो अभी जो डिफरेंस है वो 4000 है। अब बताइए ये 10% के हिसाब से हर साल आने वाले समय में फाइनेंशियल बुक्स में 1000 का क्लेम कर लेंगे। 10% है ना, 1000 डेप्रिसिएशन हर साल लगाते जाएंगे, लेकिन टैक्सेशन की बुक्स केवल अगले साल ही 5000 लगा के देगा आपको, और उसके बाद डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, जीरो, क्योंकि पिछले साल 5 क्लेम कर लिया, इस साल भी आपने 5 क्लेम कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए दोनों की बुक्स में आपने टोटल डेप्रिसिएशन 10,000 ही लगाया। टैक्सेशन की बुक्स में सर 5,000 एक साल 2020 में लगा लिया और 2021 में लगा लिया 10, लेकिन अकाउंटिंग बुक्स में आप आने वाले 10 साल में टोटल डेप्रिसिएशन 10,000 से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो आने वाले समय में क्या हो जाने वाला है, रिवर्स होने वाला है, क्योंकि 2022 के बाद टैक्सेशन की बुक्स में डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि आप 10% से लगा रहे हो। तो इसके कारण जो डिफरेंस आता है, इसी के कारण क्या बनता है, डेफर्ड टैक्स एसेट बनती है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। सर डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनती है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब बनती है, उसको हम समझते हैं। उसके पहले मैं आपको एक और डिफरेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है परमानेंट डिफरेंस। गिव मी अ मोमेंट में, एक सेकंड। सो हम अब समझ रहे हैं परमानेंट डिफरेंस को। अभी हमने टाइमिंग डिफरेंस को समझा, अब हम समझ रहे हैं परमानेंट डिफरेंस। तो परमानेंट डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर, विथ एग्जाम्पल समझेंगे हम। देखिए परमानेंट डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू जो दोनों में से किसी एक ही बुक्स में रिकॉर्ड होता है, या तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा या आपकी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते समय। तो सर टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते समय मतलब समझिए, एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलिए आपने एक वायलेशन ऑफ लॉ किया जिसके कारण आपको पेनल्टी भरनी पड़ी। तो पेनल्टी आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सपोज दैट $5,000 की आपने पेनल्टी भरी। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बुक्स में इस 5,000 के एक्सपेंडिचर को क्लेम करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए टैक्स कोड क्या बोलता है कि अगर आपने कोई वायलेशन ऑफ लॉ किया और कोई पेनल्टी फाइन का पेमेंट किया ना, तो उसको हम एक्सपेंडिचर नहीं मानते और उसको हम क्या कर देते हैं, डिसअलाउड कर देते हैं। मतलब टैक्सेशन की बुक्स इस खर्चे को कंसीडर ही नहीं कर रही है। तो जब टैक्सेशन की बुक्स इसको आज कंसीडर नहीं कर रही तो फ्यूचर में भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ये कोई टेम्पोरेरी डिफरेंस नहीं है। ये तो कौन सा डिफरेंस हुआ सर, ये हुआ आपका परमानेंट डिफरेंस। तो सर परमानेंट डिफरेंस का मतलब जो दोनों में से किसी एक ही बुक्स में से क्या होता, रिकॉर्ड हो सकता, दोनों में रिकॉर्ड नहीं होता हो, हम उसको क्या मानते हैं, परमानेंट डिफरेंस। मतलब ये पेनल्टी फाइनेंशियल बुक्स में तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन टैक्सेबल की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, ना आज हुई है ना फ्यूचर हुई है। तो इस प्रकार का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आई थोड़ी बहुत। कोई दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आपको एक डिविडेंड इनकम होती है। डिविडेंड इनकम क्या है,
फाइनेंशियल की बुक्स में तो रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन टैक्सेशन की बुक्स क्या बोलती है कि अगर आपको किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने डिविडेंड दिया है, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। मैं आपको टैक्सेशन का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मान के चलिए डिविडेंड को टैक्सेबल, अगर ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, और वो डिविडेंड अगर एग्जम्प्ट है, मतलब उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है, तो वो इनकम के ऊपर तो टैक्स कभी नहीं दिया जाएगा, तो उसको इनकम कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। इनकम क्या मान लिया? नील मान लिया सर। लेकिन फाइनेंशियल बुक्स ने तो उसको क्या है? इनकम मान लिया था। तो जब आज टैक्सेबल की बुक्स उसको एग्जम्प्ट कर रही है आज, तो फ्यूचर में भी कभी उसको टैक्सेबल नहीं करने वाली। तो इस प्रकार के जो डिफरेंस हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट डिफरेंस। और एक बात ध्यान रखिए, एक बार परमानेंट डिफरेंस हो गया तो परमानेंट डिफरेंस वो दोनों में से किसी एक ही बुक्स में रिकॉर्ड होता है, दोनों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। इस प्रकार के डिफरेंसेस को, आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, टैक्सेबल की बुक्स उसको अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन फाइनेंशियल बुक्स उसको अलाउ कर रही है, तो डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंस, ऐसे रेवेन्यू और ऐसे एक्सपेंडिचर के डिफरेंस जो दोनों में से किसी एक ही बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट डिफरेंस बोलते हैं। वो टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है। और ध्यान रखिए, गोल्डन वर्ड लिख रहा हूं यहां पे, कि जो परमानेंट डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछते हैं, परमानेंट डिफरेंस के कारण कोई भी डेफर्ड टैक्स नहीं बनता। नो डेफर्ड टैक्स, यहां क्या लिख ले रहे हैं? नो डेफर्ड टैक्स। तो सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दो प्रकार के डिफरेंस होंगे जिससे कि फाइनेंशियल बुक्स की इनकम और टैक्स कोड की इनकम में डिफरेंसेस आ सकता है, और इन डिफरेंस के जो रीजन हैं वो दो हैं। एक होता है टेम्पररी डिफरेंस और एक होता है परमानेंट। टेम्पररी डिफरेंस मतलब कोई रेवेन्यू या कोई एक्सपेंडिचर किसी एक पीरियड में अगर फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड है तो दूसरे पीरियड में वो टैक्सेशन की बुक्स में रिकॉर्ड है, या अगर किसी पीरियड में टैक्सेशन की बुक्स में रिकॉर्ड है तो अगले साल या फ्यूचर में वो फाइनेंशियल की बुक्स में रिकॉर्ड है। मतलब ऐसा डिफरेंस जो फ्यूचर में रिवर्स हो सकता है उसको हम टेम्पररी बोलते हैं, और ऐसा डिफरेंस जो फ्यूचर में रिवर्स नहीं हो सकता हम उसको परमानेंट बोलते हैं। और टेम्परेरी डिफरेंस के कारण डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है, लेकिन परमानेंट डिफरेंस के कारण कोई भी डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। अब सर हमने बोला डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं बैलेंस शीट अप्रोच के अकॉर्डिंग। मैं आपको बैलेंस शीट अप्रोच से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इनकम अप्रोच से भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये लेक्चर अराउंड 4 to 5 आवर्स में जाएगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है, 5 to 6 आवर इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को समझने में लगेंगे आपको, 6 घंटे, तब जाके आपके IAS 12 में मास्टरी। लेकिन हम पहले पार्ट में इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ रहे हैं, उसके बिना आप IAS 12 को नहीं समझ पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। एक तरफ हमने निकाली फाइनेंशियल, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं, फाइनेंशियल बुक्स, और एक हमारी टैक्सेशन की बुक्स। मान के चलिए आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है और आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्स, या नेट प्रॉफिट लिख देता हूं मैं, जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर डेप्रीशिएशन भी ले रहा हूं मैं एंड बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन और टैक्स यहां पे भी, लेट से यहां पे 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है बुक्स में, और टैक्सेशन की बुक्स में भी वो 70,000 डॉलर है अभी, क्योंकि बिफोर डेप्रीशिएशन। और आपके पास एक एसेट है, बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत टेक्निकल एग्जांपल, एक एसेट है, उसकी बुक वैल्यू आपने अभी खरीद के लेकर आए, $50,000 है।
तो ध्यान रखिए, आपने क्या किया होगा, डेप्रीशिएशन क्लेम किया। मान के चलिए आपको फाइनेंशियल बुक्स 10% अलाउ करती, तो आपने यहाँ से 5,000 माइनस कर दिया, 50,000 का 5,000, तो आपकी आफ्टर डेप्रीशिएशन इनकम कितनी आई, $65,000। लेकिन टैक्सेशन की बुक्स क्या बोलती हैं कि हम आपको जिस ईयर में आप मशीनरी खरीदते हैं, असेट्स खरीदते हैं, उसका 50% डेप्रीशिएशन दे देते हैं। तो इस बुक्स ने आपको कितना डेप्रीशिएशन दे दिया, $25,000। तो इसका मतलब $25,000 यहां से माइनस कर देते हैं, तो कितना आता है सर, तो 70 में से 25 गया, 20 गया, तो 50, $45,000। तो देखिए अभी दोनों की इनकम में डिफरेंस आ गया। अब आपने टैक्स किसके अकॉर्डिंग भरा होगा, टैक्स तो हमेशा टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग भरेंगे। तो सर मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया में 20% की टैक्स रेट है, मैं यहां पर एक टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं 20% के। तो हमेशा ध्यान रखिए जो टैक्स है वो तो टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो आपने $9,000 क्या भर दिया होगा, लेकिन अगर हम देखें तो हमें फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से अगर हम टैक्स भरते तो हमें कितना टैक्स भरना चाहिए था सर, 65,000 आता है। तो 65,000 के अकॉर्डिंग हमने 65,000 का कितना होता है, 13,500, ये 20%। तो आप ध्यान रखिए आपने कितना भर दिया, 9,000 भर दिया। आपको भरना कितना चाहिए था, 13,500। तो आपने टैक्स अभी क्या करा है, कम भरा है। तो कम भरा है तो असेट नहीं बनेगी, कम भरा है तो क्या बनेगी, लायबिलिटी। तो मैं यहां पे इसको क्या लिख देता हूं अभी, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि आपने टैक्स भरा है 9,000 टैक्सेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका फाइनेंशियल बुक्स कितना है। तो इन फ्यूचर, क्योंकि डेप्रीशिएशन एक टाइमिंग डिफरेंस है, इन फ्यूचर आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी, क्योंकि टैक्सेबल इनकम में आपको डेप्रीशिएशन का एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो इन फ्यूचर टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो अभी आपका फ्यूचर की क्या बनी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी। तो ध्यान रखिए, तो यहां पर सर DTL कितना बना होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, ये तो आपका करंट टैक्स है और ये क्या हो गया आपका DTL। DTL का मतलब होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो इस 13,000 कितना डिफरेंस है यहां पर, ये पार्ट में बच्चे बहुत तकलीफ में आ जाते हैं कि सर ये क्या कर दिया आपने, फिर से समझिए, बड़े ध्यान से समझिए। ये पहले पार्ट में इसी पार्ट को कवर करता हूं मैं बस। सर टैक्सेशन की बुक्स में 70,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू $65,000। ये है हमारी फाइनेंशियल बुक्स। ये है हमारी टैक्सेशन की बुक, 70,000 माइनस 25, ये हो गया आपका $45,000। आपने अपनी करंट टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो किसके अकॉर्डिंग की होगी, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग की होगी। तो सर $9,000 का टैक्स भर दिया हमने। अगर हम हमारी फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग निकालते तो हमारी इनकम थी 65,000 और हमें टैक्स भरना चाहिए था कितना, 13,500 भरना चाहिए था, हमने भरा कितना 9,000। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, $4,500,000। तो अल्टीमेटली देखिए खर्चा कितना हो गया आपका। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो सर करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू टैक्स एक्सपेंसेस, इसको हम क्या बोलेंगे। तो सर इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का, दोनों की इनकम के बीच का डिफरेंस 65,000 और 45,000, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया सर 20,000। और इस 20,000 के ऊपर हमने क्या लगाना है, मैंने आई गेस डिफरेंस गलत तो नहीं कैलकुलेट किया। 65,000 हमारी इधर इनकम थी, 70 में से 5 गया 65 और 70 में से गया 45। तो 45 के ऊपर 20% आ गया 9,000 और 65,000 के हिसाब से मुझे कितना 20% कितना होता है एक बार कैलकुलेट कर लें। हाँ 13 हो रहा है ना, 500 मैंने ज़्यादा ले लिया। तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 13 में से 4.5 गए तो हो गया 80,000। तो DTL, तो अल्टीमेटली मेरा DTL बन गया। तो सर यहाँ मैंने क्या किया, मैंने बुक प्रॉफिट को टैक्स के प्रॉफिट से कंपेयर किया। तो इसका मतलब सर
जो करंट टैक्स होता, करंट पोर्शन ऑफ टैक्स, वो टैक्सेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। करंट टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो टैक्सेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, और दोनों के बुक्स में जो डिफरेंस होता है उसके कारण डीटीए या डीटीएल बनता है। तो मेरा डीटीएल क्यों बना? क्योंकि फ्यूचर में मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में मुझे डेप्रीशिएशन का एक्सपेंडिचर यहाँ पर मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा, और जब मुझे डेप्रीशिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा तो मेरी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, और मेरी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा आएगी तो मुझे टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ेगा, इसलिए मेरा डीटीएल बना। तो सर इस कंसेप्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते, तो हमने एक सिंपल सा गोल्डन रूल बना दिया कि डीटीएल कब बनेगा। तो डीटीएल तब बनता है जब आपका, ध्यान रखना, बुक प्रॉफिट या तो फाइनेंशियल प्रॉफिट लिख लीजिए, फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर देन टैक्स प्रॉफिट होता है। तो हमेशा क्या बनेगा? डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल प्रॉफिट था वो 65,000 था, तो आपको टैक्स भरना चाहिए था 13, लेकिन आपने भरा कितना? 9। तो जितना कम भरा है, दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 13 और 9 का बीच का डिफरेंस होगा शायद 4,000, है ना। तो ये आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन बड़ा मिस्टेक की है मैंने इसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, $13,000। तो सर जब प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट ज़्यादा हो टैक्स प्रॉफिट से, तो क्या बनता है? डीटीएल बनता है। जब फाइनेंशियल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन टैक्स प्रॉफिट तो डीटीएल। सर हमारी फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग 65 के ऊपर हमें 25 के हिसाब से, 20% के हिसाब से 13,000 टैक्स भरना था, बट हमने 9,000 भरा। तो हमने कितना कम भरा, ऐसा सोचिए, 4,000। अगर कोई चीज़ कम भरी है तो वो फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी, तो वो क्या होगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वो क्या होगी गाइज? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो 9 + 4 = 30। तो व्हेन फाइनेंशियल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन टैक्स प्रॉफिट, ऑलवेज डीटीएल। सर उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं डीटीए का, ये डीटीए का एग्जाम्पल है। अगर मान के चलिए सेम क्वेश्चन को हम उठा लें, हम यहाँ पे 70 के प्रॉफिट को फिर से ले रहे हैं। ये सर बुक्स का प्रॉफिट है, ये बुक्स का लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे, और ये टैक्स का प्रॉफिट है। आप समझिए ध्यान से, देखिए सीपीए ऑस्ट्रेलिया अगर आपको बनना है ना, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो इसलिए बड़े स्लो चल रहे हैं कॉन्सेप्ट को। ये लेक्चर 6 पार्ट में है, तो जो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हमारी क्लासेस लेते हैं, बड़े ध्यान से पहले लेक्चर को पढ़िए, और ध्यान रखिए जब आप 6 पार्ट तक पहुंचेंगे, 6 लेक्चर में कंप्लीट होगा 6 घंटे में, तो आपको पहला घंटा 2 से 3 बार देखना अच्छे से, तब जाके आपको पूरे 6 लेक्चर समझ में आएंगे। और ये पहला लेक्चर तो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि बच्चों को समझ में आ सके। सो बुक्स का प्रॉफिट 70,000 था। मान के चलिए डेप्रीशिएशन इस बार हम यहां पर ज़्यादा ले लेते हैं, मान के चलिए बुक्स में आपको 25,000 का डेप्रीशिएशन मिल गया, और यहाँ पर आपको 20, यहाँ पर हम 10,000 का ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर टैक्सेबल प्रॉफिट मेरा कितना आया? 60 आया, और मेरा फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना आएगा? सर आप गलती मत करना, प्लस माइनस में 70 माइनस 25, तो ये आया 45, ये आया 45 और ये आया 60। सर करंट टैक्स तो हमेशा टैक्सेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकलेगा, तो करंट टैक्स मैंने कितना बना दिया? 60 के ऊपर 12,000। सर बनाना कितना चाहिए था? 45 के हिसाब से तो 9 भरना चाहिए था, लेकिन हमने भरा कितना? तो कितना एक्स्ट्रा भर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डीटीए, और डीटीए करंट टैक्स में से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? 45 के हिसाब से, पहले यहाँ माइनस लिख देना, तो 45 के हिसाब से बनना चाहिए था 9, मैंने भरा 12, तो मेरा 3,000 का मैंने ज़्यादा भर दिया, तो मेरी जो टैक्स एक्सपेंसेस है वो कितना बनेगा? देखिए शुरुआती दौर में इसको कई स्टूडेंट अगर पहली बार इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो गाइस ये बहुत डिफिकल्ट आईएएस है, इसीलिए हम आपको ना बेसिक फंडामेंटल की ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो सके। तो ये आपका कितना हो गया? तो सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं डीटीए का बनता है जब आपकी फाइनेंशियल बुक्स का जो प्रॉफिट है वो लेस देन टैक्स प्रॉफिट होता है। देखिए इसे निमोनिक्स, छोटी छोटी टेक्निक्स आपको बहुत काम आएंगी, तभी हमारा क्या बनेगा?
DTA। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स हमारा कब बनता है? आप ध्यान रखिए, जब फाइनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट है वो टैक्सेशन से कम होता है। तो सर इसका मतलब आप एक चीज ध्यान रखिए कि टैक्स एक्सपेंसेस इज इक्वल टू हम क्या समझें सर? करंट पोर्शन। और करंट पोर्शन कैसे निकलेगा? टैक्सेबल इनकम एज पर टैक्स लॉ के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो निकालकर करंट पोर्शन ऑफ टैक्स प्लस और माइनस। देखो दोनों लिख दिया मैंने, क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज होगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी तो वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और सॉरी प्लस हो जाएगा। और अगर डेफर्ड टैक्स एसेट बनती तो डेफर्ड टैक्स एसेट होती तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है ना, ध्यान रखिए। तो उधर चले गया तो आपको हो सकता है दिखे ना, तो इसलिए मैं इसको, तो मैंने ध्यान रखिए क्या किया है, करंट पोर्शन ऑफ टैक्स प्लस माइनस, अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो प्लस कर दीजिए और एसेट्स बनाए तो माइनस कर दीजिए, इस तरीके। तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, याद रखना। तो जब आप हमारे नोट्स को देखेंगे, जो कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजी लिखी आएंगी। देखिए सीधे प्लस माइनस अगर मैं आपको समझा देता तो वो कई बार स्टूडेंट्स के लिए समझना, इक्वेशन को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, तो इस टर्मिनोलॉजी को, टेम्परेरी डिफरेंस को हमने समझा, परमानेंट डिफरेंस को हमने समझा कि सर जब दो बुक्स के प्रॉफिट में डिफरेंसेस होते हैं तो उसी के कारण DTA या DTL बनता है। और DTA कब बनता है? जब फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट टेक्स्ट बुक से प्रॉफिट से ज्यादा। और DTL कब बनता है? जब फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट टैक्सेशन बुक से ज्यादा हो तब DTL, और DTA जब फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट टैक्स प्रॉफिट से कम। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको टैक्सेशन की अकाउंटिंग में ध्यान रखिए, बहुत बड़ा IAS है, 6 घंटे में कवर होगा। तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट था, इस फर्स्ट पार्ट को पहले आपने बहुत अच्छे से देखना, और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा कल के लेक्चर में। आप उन क्वेश्चंस को करिए कि DTA DTL, जब तक आप DTA DTL निकालना नहीं सीखेंगे, जब तक आप टेम्परेरी डिफरेंस परमानेंट डिफरेंस को, तो मैंने अपने नोट्स में एज पर ऑस्ट्रेलियन गैप कौन कौन से एक्सपेंडिचर जो कि परमानेंट डिफरेंस में आ सकते हैं और कौन कौन से जो डिफरेंस हैं वो टेम्परेरी डिफरेंस की एग्जॉस्टिव लिस्ट भी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी IAS 12। ये 6 घंटे का लेक्चर है, तभी आपको पूरी तो इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑलरेडी हमारे पास मेन बैच में रिकॉर्डेड है। ये तो केवल एक डेमो लेक्चर के लिए अपलोडेड है। सो गाइज, अगर आप CPA ऑस्ट्रेलिया, US CPA या इंटरनेशनली कोई भी करिकुलम को करना चाहते हैं तो AKPIS इंस्टीट्यूट से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हम लोग लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों प्रोवाइड करते हैं। आप लाइव लेना चाहते हैं, लाइव में बैठ सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड चाहते हैं तो रिकॉर्डेड में बैठ सकते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट आपके पहले क्लियर किए जाएंगे, तभी हम आपको मेन बैच में हमारी इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि आप ऑस्ट्रेलियन CPA को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमसे मेल के थ्रू, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं इस वीडियो को, दुबई से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं ऑस्ट्रेलियन CPA, कतर से, ओमान से, जो बच्चे ऑस्ट्रेलियन PR पे जाना चाहते हैं, गाइस CPA ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है जो कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया में देता है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल ID, हमारी एकेडमिक टीम का WhatsApp नंबर भी डला हुआ है, आप WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। या आप कमेंट बॉक्स में और भी आपको कुछ लिखना हो, कुछ बात करनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट पार्ट था, इसके सारे पार्ट्स आपको इसी तरीके के वीडियोस, लेक्चर और हमारे पूरे नोट्स, हर डिफिकल्ट टॉपिक्स के आपको, जैसे ये IAS 12 के ऊपर पूरा नोट्स, इसको पूरा डिस्क्रिप्शन आपको समझाया जाएगा और वो सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्लांस कर सकेंगे। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों को भी जो कि CPA ऑस्ट्रेलिया करना चाहते हैं उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए गाइस, कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला जो लेक्चर है डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि IAS 12 था, तो
तो एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और फिर आपको मेन करिकुलम में हम लोग बिठाते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।